और इधर नवाब मलिक आज बहुत एक्टिव रहे। आज 2 बार मीडिया के सामने आए, पहली बार मानहानि का नोटिस लेकर और दूसरी बार ईडी की रेड पर आग बबूला होकर। नवाब वर्सेस फडणवीस की लड़ाई आज मानहानि पर आ गई। वहीं चैट हिस्ट्री के सामने आने के बाद प्रभाकर साहिल ने आज एसडब्ल्यू कोड वर्ड के साथ नया खुलासा किया, जिसके तार सीधे सीधे क्रूज ड्रग्स केस में फिरौती और वसूली के नेटवर्क से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी का केस अब कई डायरेक्शन में घूम चुका है। ड्रग्स के अलावा फिरौती से लेकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। जलेबी की तरह घूमे हुए इस पूरे मामले में एक साथ चौतरफा जांच चल रही है। जुबानी भिड़ंत और शहमाद की स्क्रिप्ट में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। स्टोरी में आज जो ट्विस्ट आया उसमें एक्शन है, सस्पेंस है, रिवेंज है, मानहानि की कहानी है, पॉलिटिक्स है और क्लाइमेक्स भी है। हर एंगल को फुल डिटेल के साथ आपको बताएंगे, लेकिन आज जो 10 चेहरे बिग हेडलाइन बने उन्हें जान लीजिए। किरदार नंबर 1, नवाब मलिक, मंत्री महाराष्ट्र सरकार। नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नए खुलासे किए, आगे बताएंगे। किरदार नंबर 2, नीलोफर मलिक, नवाब मलिक की बेटी। नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 5 करोड़ की मानहानि ठोककर कैसे सनसनी मचा दी है, आप इसे भी जानेंगे। किरदार नंबर 3, समीर खान, नवाब मलिक के दामाद। मंत्री के मान और रसूख की हानि में समीर खान का क्या रोल है, हम इसे भी बताएंगे। किरदार नंबर 4, देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। बमबाजी के बाद आज नवाब मलिक वर्सेस देवेंद्र फडणवीस में फडणवीस ने आज कौन कौन से फांसे फेंके, ये भी आपके सामने होगा। किरदार नंबर 5, अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। नीलोफर के नोटिस के पलटवार में अमृता फडणवीस ने क्या एक्शन लिया, इसकी फुल डिटेल मिलेगी। किरदार नंबर 7, क्रूज केस में गवाह प्रभाकर साहिल ने वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाकर तहलका मचा दिया था। उसने अपनी आज की पेशी में क्या खुलासे किए हैं, ये भी सामने आएगा। किरदार नंबर 8, मोहित कंबोज, बीजेपी नेता। मोहित कंबोज ने आज ऐसा क्या ट्वीट किया जो नवाब मलिक सीधे टारगेट पर आ गए। किरदार नंबर 9, मुंबई पुलिस और मुंबई एनसीबी, दोनों की एसआईटी की जांच में आज क्या नया सामने आया, ये भी आपको बताएंगे। किरदार नंबर 10, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। पुणे में वक्फ बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट पर छापेमारी कर ईडी ने कैसे आज नवाब मलिक के कैंप में खलबली मचा दी, इसे जानने से पहले आज नवाब मलिक को सुन लीजिए, जो ईडी की रेड के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। अच्छी बात है, आपका सहयोग हम चाहते हैं। आपको जो भी सहयोग होगा हमारा वक्फ बोर्ड पूरी तरह से करेगा, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। लेकिन किसी की प्रतिमा मलिन करने के लिए फिर ईडी का इस्तेमाल होगा तो हमें लगता है मुगालते में डिपार्टमेंट है, गलतफहमी में डिपार्टमेंट है। ईडी ने आज महाराष्ट्र में कहां-कहां रेड डाली, वक्फ बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट के 7 ठिकानों पर ईडी की रेड का नवाब मलिक से क्या कनेक्शन है, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, डबल डेफिमेशन के एक्शन को जान लीजिए। आज नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा और कहा कि फडणवीस माफी मांगे। फडणवीस के माफी नहीं मांगने पर नीलोफर मलिक ने मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। इसकी जानकारी पहले नीलोफर मलिक और उनके पति समीर खान के पहले ट्वीट के जरिए दी, फिर नवाब मलिक ने मीडिया से बात करके दी। हमारी बिटिया उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है, मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी।
देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद पर ड्रग्स मामले में कमेंट किया था। उसी बयान को लेकर नवाब मलिक की बेटी ने नोटिस भेजा है। नवाब मलिक पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि नवाब मलिक के दामाद ड्रग्स मामले में आरोपी हैं। वो नवाब मलिक के घर में रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान का नाम लेकर नवाब मलिक को टारगेट पर लिया था, जिसे लेकर आज नीलोफर और समीर खान ने फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा। लेकिन इस नोटिस के बाद मुंबई में मानहानि नोटिस वर्सेस मानहानि नोटिस की नई जंग शुरू हो गई। नीलोफर मलिक के नोटिस का जवाब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की तरफ से आया। अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को डिफेमेशन नोटिस भेजा, इस हिदायत के साथ कि वो 48 घंटे के अंदर उनको लेकर जो भी ट्वीट किए हैं उसे डिलीट करें, माफी मांगे, नहीं तो मानहानि के केस में कोर्ट जाने के लिए तैयार रहें। अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने नवाब मलिक पर डायरेक्ट अटैक करते हुए लिखा है, नवाब मलिक ने कई भ्रमित करने वाले आपत्तिजनक और गंदे ट्वीट किए, जिसमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। यहाँ मानहानि का नोटिस है, जिसमें आईपीसी की कुछ प्रावधानों के तहत आपराधिक जांच शामिल है। या तो वे 48 घंटे में इन ट्वीट्स को बिना शर्त डिलीट करें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें। इससे पहले मंगलवार को अमृता फडणवीस ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, बिगड़े नवाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें हमें सुनाई। लक्ष्य इनका एक ही है मेरे भाई, बचाना है इन्हें अपना जमाई और काली कमाई। दरअसल नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमृता और देवेंद्र की तस्वीरें पोस्ट की थी। फोटो में उनको जयदीप राणा नाम के ड्रग्स पैडलर के साथ बताया था। फडणवीस सरकार के वक्त चल चल मुंबई नदी संरक्षण अभियान के जरिए नवाब ने सीधे सीधे अमृता और देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया था। अमृता का मानहानि का लीगल नोटिस इसी पोस्ट को लेकर है। नवाब मलिक पर दूसरा अटैक बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने किया। मुंबई ड्रग्स केस में पॉलिटिक्स की एंट्री के बाद अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है। जाली नोट का रैकेट भी शामिल हो गया और अब आज बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर नए आरोप लगाकर नए एपिसोड की शुरुआत कर दी। मोहित ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के ड्रग पैडलर सोहेल सैयद उर्फ सुनील निकम से कनेक्शन है। सोहेल सैयद 2018 में ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया था। मेरा सवाल एकदम सीधा और बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मियां नवाब मलिक के इनसे क्या संबंध है? इनको बताना पड़ेगा। क्या ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया जितने मुंबई में पिछले कुछ वर्षों में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, धीरे धीरे जब खुलासा हो रहा है तो सबके कनेक्शन और सबके लिंक क्यों घूम फिर के इन तक, कुल्ला तक और नूर मंजिल तक जा रहे हैं, इन तक जा रहे हैं। इनको आज देश को बताना पड़ेगा कि ये आदमी जो अपना नाम बदल के ड्रग माफिया, ड्रग का धंधा मुंबई और महाराष्ट्र में कर रहा था, इससे इनके क्या संबंध है। ये वही मोहित कंबोज हैं जिन्हें नवाब मलिक ने आर्यन केस का मास्टरमाइंड तक करार दे दिया था। अब मोहित कंबोज नवाब मलिक पर इतने अटैकिंग मोड में क्यों है, इसे भी जान लीजिए। एनसीबी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में मोहित कंबोज की एंट्री तब हुई जब कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि दरअसल क्रूज पर कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बीजेपी नेता के फोन के बाद समीर वानखेड़े ने मोहित कंबोज के साले को रिहा कर दिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बेहद करीबी रिश्ते बताते हुए इस क्रूज ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड ही मोहित कंबोज को बता दिया और इस पूरे मामले को किडनैपिंग और फिरौती से जोड़कर बताया, जिसके बाद मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोक दिया है। आज क्रूज केस में गवाह प्रभाकर सैल भी एनसीबी दफ्तर में पेश हुआ। इसी प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाकर तहलका मचा दिया था। प्रभाकर गोसावी का बॉडीगार्ड और क्रूज केस में गवाह है। मुंबई ड्रग्स केस में किरण गोसावी को आप पहचानते ही होंगे। आर्यन खान के साथ इसी गोसावी की सेल्फी वायरल हुई थी। ये इस वक्त जेल में है, लेकिन प्रभाकर की अलग अलग जांच एजेंसियों के सामने पेशी हो रही है।
प्रभाकर सबसे पहले मुंबई की एसआईटी के सामने पेश हुआ था। एनसीबी की विजिलेंस टीम 2 बार प्रभाकर से पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद एनसीबी की एसआईटी के सामने 2 बार प्रभाकर की पेशी हुई है। किरण गोसावी और प्रभाकर सेल के कनेक्शन पर आज क्या नया खुलासा हुआ है, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लीजिए। प्रभाकर साहिल ने जब अपना एफिडेविट जारी किया था, उसके कुछ रोज बाद सैम डिसूजा नाम का एक शख्स सामने आया और उसने बताया कि प्रभाकर साहिल और किरण गोसावी ही इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट के मास्टरमाइंड थे। समीर वानखेड़े का इससे कोई लेना देना नहीं था। समीर वानखेड़े का नंबर किरण गोसावी के फोन में नहीं था। सैम डिसूजा ने यह आरोप लगाया था कि SW के नाम से किरण गोसावी ने प्रभाकर साहिल का ही नंबर सेव कर रखा था और उसी से लगातार वो बात करता था और पूजा ददलानी को भी वही नंबर दिखाकर उससे फिरौती वसूलने की कोशिश कर रहा था। प्रभाकर साहिल के वकील सामने आए, उन्होंने इन आरोपों को जो सैम डिसूजा ने लगाया था उसको बताया कि ये इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि प्रभाकर साहिल का नंबर गोसावी के फोन में SW के नाम से ही सेव था। साथ ही किरण गोसावी ने प्रभाकर साहिल को यह भी कहा था कि जब वो पूजा ददलानी से बात कर रहा हो तो वो उसे कॉल करे ताकि वो पूजा ददलानी को दिखा सके, बता सके कि वो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से सीधे टच में है। इससे पहले सैम डिसूजा ने भी आरोप लगाए थे कि गोसावी ने प्रभाकर का नंबर अपने फोन में SW के नाम से सेव कर रखा था और अब इस खुलासे की तस्दीक प्रभाकर सेल के वकीलों ने भी की। लोअर परेल की जो मीटिंग हुई थी 4:30 बजे, वो मीटिंग होने से पहले उनका एक 5 मिनट कन्वर्सेशन हुआ। मतलब मीटिंग जब भी चालू हुई तो वापस वो आके गाड़ी मीटिंग में कौन कौन था? तभी मैंने सैम सर को देखा था और पूजा ददलानी को, बाकी किसी को मैं जानता नहीं था। तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि वापस जब भी वो गाड़ी में आके बैठे मुझे इतना ही बोला, अभी मैं उधर जाऊंगा तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर। तो मैंने, कौन बोला था? किरण गोसाई बोला था। तो मैंने बोला सर कौन से नंबर पे? वो तभी 2 मोबाइल यूज कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने ऐसा झुक के देखा तो मेरा नाम एडिट करके उन्होंने समीर वानखेड़े जी का नाम तभी सेव कर लिया था। ओके, उन्होंने आपके सामने, आपने खुद देखा कि? हाँ, मैंने देखा क्योंकि मैं डायगोनलिक्स स्क्वायर में मैं बैठा था, मेरे आगे ड्राइवर था, ड्राइवर के बाजू में वो बैठे थे। फिरौती केस से जुड़ी अब तक की जांच में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी अहम किरदार बनकर सामने आई है, लेकिन वो बार बार मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने पेश होने से बच रही है। पूजा ददलानी से भी जुड़ी एक अहम जानकारी आज सामने आई है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रभाकर क्रूज ड्रग्स केस में एक बहुत अहम कड़ी बनकर क्यों सामने आया है। जवाब है, प्रभाकर के बयान से क्रूज ड्रग्स पार्टी केस पलट गया। प्रभाकर ने एनसीबी और मुंबई पुलिस को हलफनामा दिया था। हलफनामे में उसने क्रूज केस में 8 करोड़ की डील का दावा किया है। प्रभाकर का यह भी दावा है कि फोन पर उसने एनसीबी अफसर से डील की बात सुनी थी। प्रभाकर के बयान पर ही एनसीबी ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। प्रभाकर साहिल इस मामले को लेकर उन्होंने जो सनसनीखेज दावा किया था और एफिडेविट फाइल की थी, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनके द्वारा पैसे की उगाही का जो आरोप लगाया था, उस मामले को लेकर जो एसआईटी बनी है विजिलेंस कमेटी, उसके सामने 2 बार पेश हो चुके हैं और लगभग 18 घंटे की उनसे लंबी पूछताछ की गई है। अपना बयान वहां पर उन्होंने दर्ज करवाया था और उसके बाद मुंबई की एनसीबी टीम जो आर्यन क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही है, उसके सामने उन्हें आज अपना बयान दर्ज करने के लिए समन किया गया था और उसी के सिलसिले में वो यहां पर आज आए हैं। प्रभाकर के मुताबिक 2-3 अक्टूबर की आधी रात को गोसावी, सैम डिसूजा और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग लोअर परेल ब्रिज के नीचे हुई। 25 करोड़ की डिमांड थी, लेकिन 18 करोड़ में डील फाइनल हो गई। एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपए 3 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 10 बजे दिए गए। ये पेमेंट नूरानी होटल के सामने हुई। प्रभाकर के दावे के मुताबिक नूरानी होटल से पैसा वाशी लाया गया। गोसावी ने 12 लाख रुपए अपने पास रखे, 38 लाख रुपए प्रभाकर को दिए और उसे ट्राइडेंट होटल के पास भेजा। ट्राइडेंट होटल के पास प्रभाकर को सैम डिसूजा मिला। सैम डिसूजा 38 लाख रुपए लेकर चला गया। ये सारी जानकारी प्रभाकर के वकील के हवाले से आई है। एनसीबी ने पूछताछ को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच 2 और 3 अक्टूबर को हुई व्हाट्सएप बातचीत के खुलासे ने कहानी को काफी आगे बढ़ा दिया है।
तारीख 3 अक्टूबर 2021, समय सुबह 8:16। हाजी अली चले जाओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। इस पर प्रभाकर सैल ने जवाब दिया, जी सर। गोसावी ने आगे कहा, बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। सैल ने कहा, यस। गोसावी ने फिर लिखा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में पूरी डिटेल बताई है कि कब उसे पैसे ले जाने को कहा, कितने पैसे थे, कौन सी कार आई और पैसों से भरे कितने बैग दिए गए। लेकिन गोसावी और प्रभाकर सैल की चैट्स ने तो बड़े सवाल खड़े कर ही दिए हैं। क्या क्रूज केस फिरौती और वसूली के लिए हुआ था? क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया गया था? क्या 25 करोड़ की डिमांड हुई थी, 18 करोड़ पर डील फिक्स हुई थी और 50 लाख की पेमेंट हुई थी? डील हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी जांच के लिए पूजा डडलानी का बयान काफी अहम हो जाता है। लेकिन पूजा मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने अभी तक पेश नहीं हुई है। मुंबई पुलिस की एसआईटी पूजा डडलानी को समन भेज चुकी है, 3 बार फोन पर बयान दर्ज करने के लिए बुला चुकी है। लेकिन बीमार होने की बात बोल पूजा पिछले 4 दिन से एसआईटी के सामने पेश होने से बच रही है। आर्यन वसूली केस में पूजा की गवाही काफी मायने रखती है, क्योंकि एसआईटी को अपनी छानबीन में एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें एक महिला कार से उतरकर गोसावी और सैम से मिलने जाती है। उसके पास बैग भी था। पुलिस को अंदेशा है कि वो कहीं पूजा डडलानी ही तो नहीं थी। एनसीबी की एसआईटी को भी पूजा डडलानी का बयान दर्ज करना है। हालांकि एनसीबी एसआईटी की तरफ से अभी तक पूजा डडलानी को कोई सम्मन आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब मुंबई पुलिस की एसआईटी पूजा डडलानी को बुला रही है पूछताछ के लिए, तो पूजा डडलानी हाजिर क्यों नहीं हो रही हैं? दरअसल पूजा डडलानी की गवाही इस पूरे क्रूज ड्रग्स पार्टी में बेहद अहम है, क्योंकि ये आरोप लगाए गए हैं प्रभाकर सैल के द्वारा कि दरअसल पूजा डडलानी पैसे लेकर लोअर परेल पहुंची थी एक बैग में, जो उन्होंने केपी गोस्वामी और सैम डिसूजा को हैंडओवर किया था। साफ है, क्रूज ड्रग्स केस के सामने आने के बाद मुंबई में एक साथ कई एंगल से जांच चल रही है। आज समीर वानखेड़े ने भी मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। वानखेड़े ने अपना बयान SC/ST मामले की जांच के लिए दर्ज कराया। वानखेड़े ने अपना पक्ष रखने के लिए कई दस्तावेज भी ACP को सौंपे और अपना विस्तार में बयान दर्ज करवाया। वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को इसकी शिकायत दी थी, जिसकी जांच ACP लेवल का एक अधिकारी कर रहा है। इसी बीच बीजेपी विधायक अमित साटम ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर VN वोरा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने की बात कही। अमित साटम का आरोप है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एंटी नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से हम ये देख रहे हैं कि नार्को टेररिज्म का प्रहार ये इस देश के ऊपर और खास करके मुंबई शहर के ऊपर हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स का जो व्यवसाय होता है उसे अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करती है। 93 मुंबई ब्लास्ट के बाद VN वोरा कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने बताया था कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड और नेता मंत्री अधिकारी की साठगांठ से ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में छिड़े घमासान के बाद ड्रग्स कारोबार और उसके पॉलिटिक्स से कनेक्शन पर पक्ष और विपक्ष ने कई बम फोड़े हैं। लेकिन आज पुणे में वक्फ बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट के 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर एक और नया एपिसोड शुरू कर दिया। ईडी की टीम ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की पुणे की 7 जमीनों पर छापेमारी की। इसे लेकर नवाब मलिक एक बार फिर आग बबूला हो गए, क्योंकि वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के मतहत आता है। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। हमारे क्लीन अप अभियान में ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। ईडी का ये एक्शन ऐसे समय में हुआ है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है
कहीं ये एक्शन मलिक वर्सेस फडणवीस की अगली कड़ी तो नहीं है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।